Guys, this is Rachna Verma and welcome to the my channel Study of Life. इस चैनल पे जो मेरा मेन टारगेट है वो ये कि एजुकेशनल सीरीज में अपने चैनल की बेसिक को कवर करते हुए जो लेटेस्ट रिसर्च अपडेट है, लेटेस्ट साइंस में अपडेट है, उससे आप लोगों को फैमिलियर कराना। और एक रिसर्चर होने के नाते ये मेरा शौक है और इसमें मुझे इंटरेस्ट भी है। और साइंटिफिक जो रिसर्च होती है वो आम लोगों के जीवन को कैसे अफेक्ट करती है, ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आज इस सीरीज का पार्ट 1 है और हम शुरू करते हैं पार्ट 1। और उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आएगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो यस, आफ्टर दिस लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। तो पार्ट 1 में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है सिमिलैरिटीज बिटवीन कैंसर एंड प्रेगनेंसी। ओ यस, ये क्या कह दिया मैंने, कैंसर और प्रेगनेंसी के बीच सिमिलैरिटीज। कैंसर जैसा कि हर इंसान जानता है, हर इंसान अपनी लाइफ में किसी न किसी को जानने वाले को खो चुका होता है कैंसर से। और प्रेगनेंसी जिसके बिना दुनिया नहीं चल सकती, एक लाइफ खत्म करने वाला है और एक लाइफ शुरू करने वाला। तो इनके बीच सिमिलैरिटीज कैसे हो सकती है? यस, है इनके बीच सिमिलैरिटीज। और इनके मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट में बहुत सिमिलैरिटी है। और इसीलिए ये मैकेनिज्म ढूंढ के प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस को दूर करते हैं और है दोनों की कॉमन मैकेनिज्म से। और कैंसर की भी ट्रीटमेंट में यूज किया जा रहा है इस मैकेनिज्म का। तो आइए देखते हैं कि क्या कॉमन सिमिलैरिटीज हैं जो हमें जाननी चाहिए। अगली स्लाइड पे। तो ये स्लाइड मैंने खुद लिख के आपके लिए प्रिपेयर की है और सारी जो सिमिलैरिटीज हैं उनको समराइज किया है। दिस इज कैंसर, दिस इज प्रेगनेंसी। One is life-threatening and other is life-creating, or but follows similar mechanism for establishment. प्रेगनेंसी में क्या होता है, आप खुद सोचो। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट मल्टीप्लाई करते करते सेल डिवीजन के बाद एम्ब्रियो बन जाता है। और वो एम्ब्रियो जिस स्टेज में, प्लास्टूला स्टेज में जब इम्प्लांट होता है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? इम्प्लांट होना, जैसे कि आप पौधा लगाते हो, पौधा लगाने के लिए क्या जरूरी है कि पहले तो आप जमीन से मिट्टी निकालते हो, फिर पौधा लगाते हो। तो उसके लिए जरूरी है उस प्रोसेस को, एक तरीके का इन्वेजन है। उसी तरीके से एम्ब्रियो जब यूट्रस में इम्प्लांट होता है मदर के, तो डेट इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ इन्वेजन। और वो पहले वहां पे स्क्रैचिंग करता है या यूटेराइन एपिथेलियम की स्क्रैचिंग करता है और वहां पे ऐसे पकड़ बनाता है और वो पकड़ एस्टैब्लिश होती है। उसके बाद जब उसको मैटरनल सप्लाई से खाना पीना मिलने लगता है, तो फिर वो मल्टीप्लाई करता है, बढ़ता है और धीरे धीरे 9 मंथ में बड़ा होता है। और फिर उसी इंडोमेट्रियम से वो डिटैच होता है और डिटैच होके फिर वो पार्चुरेशन जो होता है, तो फर्स्ट एम्ब्रियो गेट इम्प्लांटेड, फिर धीरे 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 बड़ा होता है। तो इसको इन्वेजन कहते हैं, जो मैटरनल एपिथेलियम में इम्प्लांट होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वेजन। और उसके बड़ा होने को, जब एक एक सेल उसमें बढ़ते रहते हैं, है उसको सेल डिवीजन से ये प्रोसेस होता है। बट उस प्रोसेस को प्रोलीफरेशन कहते हैं। और प्रोलीफरेशन, जब एम्ब्रियो साइज में बड़ा हुआ तो कैसे उसे हर हिस्से को खाना पानी कैसे मिलेगा? तो उसके लिए क्या होता है कि ब्लड सप्लाई ब्लड वेसल्स, इसको मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, वैसे होना तो रेड में चाहिए, बट चलो लेट इट बी ब्लू। एंजियोजेनेसिस होती है। एंजियोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेसल्स फॉर द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटा, अगेन बैक टू द मैटरनल न्यूट्रिशन। अब क्या हुआ कि ये फीटस सेमी एलोजेनिक नेचर में होता है। सेमी एलोजेनिक इज व्हाट?
तो इसके लिए डरना बिल्कुल नहीं है, इसके लिए समझना है, ये समझने वाली चीज है। एम्ब्रियो में 2 पार्ट होते हैं, मैटरनल और पैटर्नल। मीन्स एक पार्ट मम्मी का होगा, एक पार्ट पापा का होगा। तो मम्मी का पार्ट तो मम्मी की बॉडी के लिए जाना पहचाना है ना, तो वो जो आधा पार्ट है एम्ब्रियो का, वो जो पिता से आया है वो जाना पहचाना नहीं है, इसीलिए वो एलोजेनिक है। एलोजेनिक मीन्स दैट इज नॉट, मैटरनल बॉडी इज नॉट फैमिलियर विथ दैट पार्ट, इसीलिए फीटस को सेमी एलोजेनिक बोलते हैं। सेमी एलोजेनिक का मतलब कि आधा पार्ट फैमिलियर है, आधा पार्ट नहीं। तो उस आधे नॉन फैमिलियर पार्ट को एक्सेप्ट करने के लिए जरूरी है कि मदर की बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उस फीटस पे अटैक न करे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी में एक छोटा सा भी एंटीजन जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको बाहर निकालने के लिए उस पर अटैक करके एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो इस तरह तो प्रेगनेंसी कभी स्टैब्लिश हो ही नहीं पाएगी, और प्रेगनेंसी अगर स्टैब्लिश नहीं होगी तो फिर क्योंकि मदर का इम्यून सिस्टम हर बार उस पर अटैक कर देगा, क्योंकि बिना पैटर्नल पार्ट के फीटस तो बनेगा नहीं। तो उससे बचने के लिए क्या मैकेनिज्म निकला है, दिस इज इम्यून मॉड्यूलेशन और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन। और जब ये चारों चीजें होती हैं लाइन में कि प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, इन्वेजन ऑफ टिश्यू, एंजियोजेनेसिस, इम्यून कॉम्प्रोमाइजेशन, तो होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर, बट फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है, एक्चुअली ये थोड़ा सा उल्टा लिख गया है, बट हियर इज प्रेगनेंसी and here is cancer explanation. But yeah, एम्ब्रियो एक एम्ब्रियो होता है, सॉरी ये थोड़ा पेन का प्रॉब्लम है, बट यस, माय कंसर्न इज टू फोकस दिस, where is my cursor? Here is embryo and this embryo, ये जाइगोट से बनता है, किस प्रोसेस से, प्रोलिफरेशन। यहाँ पे मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ सो डैट आपको फिर प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स मतलब बार बार सेल डिवीजन से जाइगोट एम्ब्रियो बना लेता है, और ये वो एम्ब्रियो इन्वेड करता है, मतलब अंदर सिंपल वर्ड्स में कह लें कि मदर की जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम होती है उसमें अप, अपने पैर जमाता है, उसमें जाके फिक्स हो जाता है, और फिक्स होने के लिए थोड़ा सा मदर के एंडोमेट्रियम में थोड़ा सा एक्सीजन का प्रोसेस होता है जिससे कि वो वहां पे फिट हो पाए। तो पहले प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो इन्वेड किया, अब इन्वेड के बाद ऑब्वियसली वो बढ़ता रहेगा तो उसको ज्यादा खाना चाहिए। खाने के लिए फिर जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ब्लड वेसल्स बनेंगी ज्यादा, और ज्यादा ब्लड वेसल्स, मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो एक्सक्रीशन भी, एक्सक्रीटरी मटेरियल भी वापस से मैटरनल फ्लो में आएगा, जिससे वो मैटरनल एक्सक्रीशन के थ्रू एक्सक्रीट हो सके। बट जैसे जैसे एम्ब्रियो बढ़ेगा इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करता रहेगा, इम्यून सिस्टम के सेल्स जो है एम्ब्रियो को खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि वो एम्ब्रियो पे अटैक करके एम्ब्रियो को ऑब्वियसली खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि वो उसके हाफ पार्ट को नहीं पहचानते। तो आधा पार्ट कांट बी एस्टेब्लिश्ड, पूरा पार्ट जिसमें मैं पिता का भी हिस्सा है वो मिल के एस्टेब्लिश होगा। तो
इम्यून सेल्स इस पे अटैक करने की कोशिश करेंगे। मैक्रोफेज है, अलग अलग टी सेल्स है, अलग अलग टाइप के इम्यून सेल्स। तो उसको बचाने के लिए फिर क्या होगा कि मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ सेविंग सेल्स, मतलब जैसे ऐसे सेल्स को सिक्रीट करेगा जो कि मदर के इम्यून सिस्टम इम्यून रिएक्शन को डाउन करे, जो एक्टिवेटेड टी सेल्स हैं उनको डाउन कर दे और एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस को डाउन कर ले। वन एग्जांपल इज T regulatory cells, MDSCs, माइलाइट डिराइव्ड सप्रेसर सेल्स, बट हम इनकी डिटेल में नहीं जाते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्यूनोलॉजी हो जाएगी और हम जनरल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हो गई प्रेगनेंसी स्टैब्लिश, मदर का इम्यून सिस्टम जैसे ही कॉम्प्रोमाइज हुआ प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो गई। और ये सब कुछ मोस्टली होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी से दैट फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि उसके बाद इम्यून सिस्टम एक्सेप्ट कर चुका होता है फीटस को और फिर कोई इम्यून रिजेक्शन की कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। अब बात करते हैं कैंसर की। कैंसर इज व्हाट? दिस इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। नॉर्मल सेल्स ऐसे 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 लगी हुई है, एक पर्टिकुलर सेल में म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन मतलब किसी भी कारण से, या तो जेनेटिक या इन्वायरमेंटल, कुछ भी फैक्टर हुए, वो कैंसरस हो गई। और फिर क्या हुआ कि अनकंट्रोल्ड तरीके से प्रोलिफरेट करने लगी, लम्स ऑफ सेल बना ली। अब क्या होगा, लम्स ऑफ सेल बना ली और ये धीरे धीरे ये सेल्स टूट टूट के ब्लड सर्कुलेशन में आने लगे। जो भी कैंसर का पेशेंट है उसके ब्लड सर्कुलेशन में आने लगे और ये दूसरे ऑर्गन में जाके इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि कैंसर जब मेटास्टेटिक हो जाता है उसका मतलब ये होता है कि वो ब्लड सर्कुलेशन में है और दूसरे ऑर्गन में जाके, जैसे सेम टाइप एम्ब्रियो इन्वेड करता है मदर के यूट्रस में, वैसे ये सेल्स दूसरे टिश्यू में अपना पकड़ बनाने लगे और फिर वहां प्रोलिफरेट करके और बनने लगे। तो ये दूसरे टिश्यू में भी कैंसर हो गया। अब इसको फर्स्ट प्रोलिफरेशन वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया, इन्वेजन हो गया। अब इसको भी चाहिए, अब टिश्यू बन रहे हैं तो खाना पीना उनको चाहिए सेल्स को। तो अब क्या प्रोसेस होगी, वेस्कुलराइजेशन बढ़ा, जिसे एंजियोजेनेसिस कहते हैं। अब जो पेशेंट की बॉडी है वो भी तो इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी ना, क्योंकि ये सेल्स कुछ भी हमारे बॉडी में एबनॉर्मल हो रहा है तुरंत हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम एक्टिव होके कैंसर सेल को किल कर देता तो फिर कैंसर की बात ही नहीं आती। फिर क्यों कैंसर की बात आती है, क्यों कैंसर स्टैब्लिश होता है? क्योंकि पेशेंट का इम्यून सिस्टम अपने आप ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और यही तो कारण है कि कैंसर फिर स्टैब्लिश होता है, बढ़ता है और पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। तो यही सिमिलैरिटीज है, एक जगह इम्यून कॉम्प्रोमाइजेशन प्रेगनेंसी में वून है और दूसरी जगह अभिशाप है। तो ये कह सकते हैं कि सेम फिनोमेना एक कंडीशन में बच्चे को बचा रहा है, एस्टैब्लिश कर रहा है सेमी एलोजेनिक फीटस को, और दूसरी कंडीशन में ये पेशेंट में कैंसर एस्टैब्लिश कर दे रहा है। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन कैंसर एंड प्रेगनेंसी। और इसीलिए हम लोग कैंसर थेरेपी में आजकल इम्यूनो थेरेपी का यूज करते हैं, जो इस इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज होने से बचाता है और पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्ट करता है कैंसर सेल को किल करने के लिए। और हमें बाहर से भले ही इम्यून सेल्स सप्लीमेंट करने पड़ते हैं टारगेटेड वे में, खैर इसके बहुत सारे अल्टरेशन है, हम लोग उस डिटेल में नहीं जाते हैं। तो अभी यही है, इस जो लेक्चर का टॉपिक यही था कि एक लाइफ थ्रेटनिंग और एक लाइफ क्रिएटिंग
बट दोनों का मैकेनिज्म एक है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे and wait for the next video. Please like, share and subscribe this video. I'll try to make more video and I'll try to improve. Thank you.